国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। कुंफू रोबोट्स ने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध और कई विदेशी व्यक्तियों और हस्तियों ने चीनी जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वसंत उत्सव के अवसर पर आम नागरिकों से मिलने और उनकी चिंताओं को समझने की अपनी परंपरा जारी रखी है। 2012 के बाद से हर वसंतोत्सव से पहले वे आम लोगों के बीच जाकर उनकी वास्तविक स्थितियों को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनके कल्याण के बारे में पूछते हैं। इस साल 10 फरवरी को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजधानी बीजिंग के लोंगफुस ब्लॉक का दौरा किया और शहरवासियों और देश भर के विभिन्न जातीय समूहों को वसंत उत्सव की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति शी ने बीजिंग के सिंचिएखोउ स्थित ऊलाओ सिंचिए नामक वरिष्ठ नागरिक आवासीय केंद्र का भी दौरा किया, जहां 119 बुजुर्ग रहते हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करना चीनी राष्ट्र की पारंपरिक नैतिकता है और पूरे समाज की जिम्मेदारी। उन्होंने इस दौरान बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने और स्वस्थ रहने की सलाह दी। साथ ही राष्ट्रपति शी ने वहां मौजूद 3 कुरियर कर्मचारियों से उनके काम और जीवन के बारे में विस्तार से पूछा और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहरों के सुचारू संचालन के लिए ये श्रमिक आवश्यक हैं। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति शी नियमित तौर पर वसंत उत्सव से पहले आम नागरिकों से मिलते रहे हैं, विशेष तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों से। उनके इन दौरों से लोगों के प्रति गहरी चिंता और समर्पण झलकता है। राष्ट्रपति शी के वसंत उत्सव दौरे जनता सर्वोपरि के सिद्धांत को दर्शाते हैं। वे लगातार आम लोगों से जुड़कर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को समझा जाए और उनका समाधान किया जाए। यह जनता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और समर्पण को प्रदर्शित करता है। उधर सोमवार की रात को चाइना मीडिया ग्रुप द्वारा प्रस्तुत 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने दुनिया भर के दर्शकों का मन मोह लिया। इस सांस्कृतिक भव्य आयोजन ने परंपरा, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीयता का अनूठा संगम पेश किया। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक सोमवार की मध्य रात्रि तक इस कार्यक्रम ने 67.7 करोड़ दर्शकों तक अपनी पहुंच बनाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे 13 अरब 50 करोड़ बार देखा गया। वैश्विक स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसे लगभग 4000 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों द्वारा प्रसारित किया गया, जो 2025 की तुलना में 37.95% ज्यादा है। उधर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के मंच पर कुंफू में सक्षम रोबोटों के एक समूह ने पूरे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यूनिटरी रोबोटिक्स कंपनी और हनान प्रांत के थाको कुंफू स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कुंफू रोबोट्स ने अपनी फुर्तीली मूवमेंट, उच्च स्तरीय कलाबाजियों और सहज मानव मशीन स्पेयरिंग से दर्शकों की खूब प्रशंसा बटोरी और इसके पीछे की तकनीक के बारे में जिज्ञासा जगा दी। कार्यक्रम में रोबोटों ने न केवल पार्कोर, निरंतर सिंगल लेग बैक फ्लिप और हाई स्पीड जंप जैसी चरम करतबों का प्रदर्शन किया, बल्कि तेज गति से दौड़ते हुए जटिल झुंड संरचना परिवर्तन भी किए और बच्चों के साथ लाठी तकनीक और ड्रंकन बॉक्सिंग का अभ्यास भी किया गया। यूनिटरी रोबोटिक्स के संस्थापक वांग शिंगशिंग ने सीएमजी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि इन अद्भुत प्रभावों को हासिल करने के लिए उनकी टीम ने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर करोड़ों प्रशिक्षण आयोजित किए और स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के मंच पर कई विश्व की पहली तकनीकों का परीक्षण किया। वांग शिंगशिंग ने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना लक्ष्य नहीं है, तकनीक का अंतिम उद्देश्य मानवता की सेवा करना होना चाहिए। जटिल कुंफू करने की रोबोट की क्षमता यह दर्शाती है कि भविष्य में व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए इसकी स्थिरता पर्याप्त है। बताया गया कि यूनिटरी रोबोटिक्स इस साल व्यवहारिकता और अन्वेषण पर जोर देने वाले कई नए उत्पाद तैयार कर रहा है और रोबोटों को मानव उत्पादकता की उन्नति में वास्तविक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उधर 16 फरवरी को चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या पर चाइना मीडिया ग्रुप ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, चाइना सदर्न एयरलाइंस, सिचुआन एयरलाइंस और अन्य विमान कंपनियों के सहयोग से एक विशेष बादलों पर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला देखें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूरी यात्रा के दौरान मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध रहा, जिससे यात्रियों को जमीन से 10,000 मीटर ऊपर से CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का सीधा प्रसारण देखने का अवसर मिला, जिससे उनकी यात्रा का उत्सवपूर्ण माहौल और भी बढ़ गया। इस कार्यक्रम में चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न और सिचुआन एयरलाइंस की लगभग 300 उड़ानों ने हिस्सा लिया, जो 6 महाद्वीपों के 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों के मार्गों को कवर करती है। पेजिंग से शंघाई तक, चेंगडू से ग्वांगझू तक और सिडनी से लॉस एंजलिस तक लगभग 70,000 यात्रियों ने अपनी उड़ानों के दौरान मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई का इस्तेमाल कर स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का सीधा प्रसारण देखा। साथ ही वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं भेजी और लाल लिफाफे जीतने के अवसरों का लाभ उठाया। उधर चीनी कैलेंडर के मुताबिक अशु वर्ष के आगमन पर कई देशों के विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और हस्तियों ने चीनी जनता को नए साल की शुभकामनाएं भेजी हैं। माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति वेस्ली सिमिना ने कहा कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत उत्सव के इस शुभ अवसर पर माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य की जनता और सरकार की ओर से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन लोक गणराज्य की जनता और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की बधाई देता हूँ। उधर संयुक्त राष्ट्र में स्लोवेनिया के स्थायी प्रतिनिधि सैमुअल ज़िवोगार ने कहा कि मानवता को अधिक शांति, स्थिरता और प्रगति स्थापित करनी चाहिए। हम इन क्षेत्रों में चीन को एक महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखते हैं। मैं चीन और चीनी जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उधर इंडोनेशियाई टेलीविजन में प्रोग्रामिंग और समाचार निदेशक आरिफ ने कहा कि हमारे इंडोनेशियाई लोग लंबे समय से चीन का नववर्ष मनाते रहे हैं। हमें एक साथ चीनी नववर्ष मनाने की बहुत खुशी है। आप सभी को सौभाग्य और सफलता मिले। उधर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की महानिदेशक नगोजी ओगोंजाइवेला ने चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या पर वीडियो के जरिए नए साल की शुभकामनाएं भेजी। सभी को नए साल में अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता की शुभकामनाएं दी और चीनी भाषा में कहा, नए साल की शुभकामनाएं। इवेला ने अशु वर्ष की तारीफ की क्योंकि यह आज के वैश्विक व्यापार के माहौल में बहुत जरूरी खूबियों, जोश, लचीलेपन और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। उधर 2026 चीनी चंद्र अशु वर्ष के आगमन पर विश्व भर के कई मीडिया संस्थानों ने चीनी वसंत उत्सव की समृद्ध परंपराओं और चाइना मीडिया ग्रुप यानी CMG द्वारा प्रस्तुत 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के नवाचारों पर व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की। ब्रिटिश मीडिया मेट्रो ने अपने लेख में कहा कि 16 फरवरी को वसंत उत्सव की पूर्व संध्या थी और 17 फरवरी को चीनी चंद्र नववर्ष का पहला दिन है। चीन सहित विश्व के कई क्षेत्रों और देशों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह परंपराओं के निर्वाह, परिवार और मित्रों से मिलने और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का विशेष समय है। उधर रॉयटर्स ने 16 फरवरी को स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में ह्यूमनॉइड रोबोट की धूम शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वार्षिक स्प्रिंग फेस्टिवल गाला ने चीन के अत्याधुनिक औद्योगिक नीतियों और ह्यूमनॉइड रोबोट विकास में उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। कई ह्यूमनॉइड रोबोट स्टार्टअप कंपनियों ने इस भव्य आयोजन में अपने उत्पाद प्रस्तुत किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमनॉइड रोबोट और AI असिस्टेंट ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन रोबोट्स ने तलवार और डंडे के साथ जटिल लड़ाई दृश्य पेश किए और यहाँ तक कि चीनी ड्रंकन फिस्ट मार्शल आर्ट शैली की हरकतों का अनुकरण किया। उधर PR न्यूज वायर की रिपोर्ट ने 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के उपकेंद्र EU शहर पर ध्यान केंद्रित किया है। रिपोर्ट के अनुसार EU में आयोजित इस कार्यक्रम ने वैश्विक व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया है। युगांडा, पेरू और भारत सहित विभिन्न देशों के व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर गर्व व्यक्त किया कि जिस शहर में वो वर्षों से रह रहे हैं वह चीनी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का उपकेंद्र बना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जनता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। कुंफू रोबोट्स ने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध और कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और हस्तियों ने चीनी जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है।
आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास। तो अपने वादे के अनुसार हम इस बार भी एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, आज हम सुनाऊंगा महाआचार्य xuanzang यानी भेनखांग के बारे में कड़ी। शुरू करते हैं। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, xuanzang ने कुछ वर्ष नालंदा बिहार में बिताए, फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ और वो अपने ज्ञान पिपासा तृप्त करने भारत के अन्य भागों की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे जहां भी किसी विद्वान का पता चलता, उससे सीखने जा पहुंचता। भारतीय अनुसंधान प्रणाली कुछ मायनों में तो चीनी अनुसंधान प्रणाली के समान थी और कुछ मायनों में उससे भिन्न। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ का तरीका भारत में अत्यंत लोकप्रिय था। विभिन्न विचार शाखाओं को मानने वाले विद्वान अक्सर सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करते थे। बाद में इस प्रकार के वाद विवाद का प्रचलन कदम दर कदम कम होता गया, तथापि ये परंपरा आज भी मौजूद है। भारत में आज भी ऐसे निजी विद्यालय मौजूद हैं जहां प्राचीन काल जैसा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य संबंधों पर अमल किया जाता है, जहां एक ही विचार शाखा या अलग अलग विचार शाखाओं के वक्ताओं के बीच शास्त्रार्थ का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के वाद विवादों के उल्लेख प्राचीन भारतीय पुस्तकों में मिल सकते हैं। दार्शनिक ग्रंथों में इस प्रकार के वाद विवादों के किसी एक पक्ष का समर्थन करने वाले सहज स्मरणीय पद्य, भाष्य और अभिलेख अक्सर देखने को मिलते हैं। भारत प्रवास के दौरान ऐसे शास्त्रार्थों में xuanzang ने भी भाग लिया था। उसके जीवन चरित्र लेखक के अनुसार उसने नालंदा बिहार में अध्यापन कार्य किया था, महत्वपूर्ण दार्शनिक निबंध लिखे थे और शास्त्रार्थ में अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके भारी ख्याति प्राप्त की थी। खेद है कि xuanzang द्वारा संस्कृत में लिखे गए निबंध अब विलुप्त हो चुके हैं। उस काल में कुछ भारतीय नरेश शास्त्रार्थों को प्रोत्साहन देते थे और बौद्ध धर्म का सम्मान करते थे। जब xuanzang की ख्याति चारों तरफ फैल गई तो उन्होंने इस चीनी भिक्षु का एक सम्मानित अतिथि के रूप में सत्कार किया। उत्तर पूर्वी भारत के एक नरेश ने xuanzang को धर्मोपदेश के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया। राजा हर्षवर्धन ने भी, जिसने उत्तर भारत में एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, xuanzang को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। xuanzang के जीवन चरित्र के अनुसार राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में xuanzang की रचनाओं को सुनाने और उन पर वाद विवाद करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 18 राज्यों के नरेशों ने और हर बौद्ध विचार शाखा के असंख्य विद्वानों ने भाग लिया। वे सभी xuanzang के पांडित्य से काफी प्रभावित हुए। राजा हर्षवर्धन ने xuanzang द्वारा चीन के बारे में दी गई जानकारी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। दोनों व्यक्ति अच्छे मित्र बन गए। ये घटना वस्तुतः तत्कालीन चीन और भारत के जागरण की मित्रता की द्योतक थी। ये दोस्ती तेरे दम पे है, ये दोस्ती तेरे दम पे है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत महाआचार्य भेनखांग के बारे में कड़ी। 645 ईस्वी में xuanzang स्वदेश के लिए रवाना हो गया। अब वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था। राजा हर्षवर्धन और अन्य लोगों की सहायता के कारण उसे स्वदेश लौटते समय अपेक्षाकृत कम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। xuanzang अपने साथ अनेक बौद्ध ग्रंथों को चीन लाया। कहा जाता है कि कुछ विरल भारतीय पौधों के बीच जिन्हें वो अपने साथ ला रहा था, रास्ते में खो गए। इस तथ्य से यह जाहिर होता है कि xuanzang कुछ भारतीय उत्पादनों को भी अपने साथ चीन लाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो चीन राज्य के पश्चिम में भारत और श्रीलंका तक के अनेक देशों के बारे में पूरी और सही जानकारी साथ लाया। ये जानकारी महान थांग काल में पश्चिमी देशों का विवरण नामक रचना में संकलित है। साथ ही वो भारतीय जनता की अनमोल मैत्री भी अपने साथ चीन लाया। 652 ईस्वी में महाबोधि बिहार में भारतीय भिक्षु धर्मरुद्र को xuanzang के पुराने मित्रों की तरफ से कुछ पत्रों, पुस्तकों और सफेद कपड़ों के 2 थानों के साथ चीन भेजा। उनमें से एक पत्र में लिखा था, सफेद कपड़े के ये 2 थान भेजकर हम बताना चाहते हैं कि हम लोग अभी आपको भूले नहीं। हालांकि ये एक मामूली सी भेंट है, किंतु इसे दूर देश से भेजा जा रहा है। कृपया इसे स्वीकार कर लें। यदि आपको किन्हीं पुस्तकों की आवश्यकता हो तो उनकी सूची हमें भेज दें। उनकी प्रतिलिपियां तैयार करके हम आपके पास भेज देंगे। 3 वर्ष बाद 654 ईस्वी में जब धर्मरुद्र स्वदेश लौटा तो xuanzang ने उसके जरिए कुछ उपहार भेजे, 2 पत्र भेजे और उन पुस्तकों की सूची भेजी जिन्हें वो चीन लौटते समय गंवा चुका था। अपने पत्र में xuanzang ने अपने भारतीय गुरु शीलभद्र के देहावसान पर गहरा शोक व्यक्त किया और आशा प्रकट की कि उनके शिष्य ज्ञानप्रभ उनका स्थान ग्रहण करेंगे। पत्र में उसने ये भी लिखा कि स्वदेश लौटने के बाद वो अब तक कितनी पुस्तकों का अनुवाद कर चुका है। xuanzang को पत्र भेजने वाले भारतीयों में प्रज्ञातीर्थ था। वो बौद्ध धर्म के भिन्न संप्रदाय से संबंध रखता था और भारत में xuanzang से शास्त्रार्थ कर चुका था। अपने पत्र के साथ उसने अपनी एक रचना भी xuanzang को भेजी और संदेशवाहक के हाथ उसके नाम ये संदेश भेजा कि वो उस शास्त्रार्थ को अभी तक नहीं भूल पाया है और उससे क्षमा याचना करता है। xuanzang ने अपने उत्तर में लिखा, उस शास्त्रार्थ के दौरान सत्य पर पहुंचने के लिए शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन हो गया था, इसलिए शायद हमारी भाषा में कुछ कटुता आ गई थी। लेकिन शास्त्रार्थ समाप्त होने के बाद उस बात को भुला दिया गया। अब आप उसे फिर क्यों उठा रहे हैं? पत्र के अंत में xuanzang ने अनुरोध किया था
कि भिक्षु प्रज्ञादेव यदि अपनी भ्रांत धारणाओं को समय रहते त्याग दें तो अच्छा होगा। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय और चीनी विद्वानों के बीच कितनी गहरी मित्रता थी। वे सत्य की तलाश कितनी ईमानदारी से करते थे और अध्ययन अनुसंधान के प्रति कितना गंभीर रुख अपनाते थे। अध्ययन अनुशीलन संबंधी मतभेदों का उनकी मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे उसूल के पक्के थे और सत्य की तलाश में किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं थे। वे विनम्र और सहृदय थे और व्यक्तिगत राग द्वेष और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर केवल मानव जाति की प्रगति के लिए प्रयत्नशील थे। इस दृष्टि से वे हमारे लिए अनुकरणीय आदर्श हैं। श्वेनचोंग के साथ ज्ञानप्रभ, प्रज्ञादेव और अन्य भिक्षुओं का पत्र व्यवहार भारत और चीन के जनगण की प्राचीन मैत्री की एक शानदार मिसाल है। भारत से लाई गई पुस्तकों और बौद्ध प्रतिमाओं को श्वेनचोंग ने एक नए स्तूप में रखवाया, जिसके निर्माण में उसने खुद भी भाग लिया। वो शियान का सुप्रसिद्ध ताइयन स्तूप कहलाता है। श्वेनचोंग का नाम चीन भारत मित्रता के इतिहास के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। महाभिक्षु ईचिंग के बारे में कड़ी। श्वेनचोंग के बाद भारत जाने वाले चीनी यात्रियों में ईचिंग 635 से 713 ईस्वी तक सबसे महान था। ईचिंग ने श्वेनचोंग की मृत्यु के 7 वर्ष बाद 671 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान किया था। वो 695 ईस्वी में 24 वर्ष बाद स्वदेश लौटा। उसने फाशियन और श्वेनचोंग दोनों की तुलना में अधिक लंबे समय तक विदेश में प्रवास किया। ईचिंग ने भारत जाते समय और वहां से लौटते समय दोनों बार समुद्र मार्ग से यात्रा की। वो क्वांचाओ यानी कैंटन से गया और वहीं लौट आया। उसने कई दर्जन अन्य यात्रियों के साथ सफर की तैयारी की, लेकिन जब यात्रा शुरू करने का समय आया तो वे सब भाग खड़े हुए। इस तरह वो अकेला ही फारस के एक तिजारती जहाज में सवार हो गया। वो पहले सुमात्रा गया और बाद में बंगाल के एक राज्य में पहुंचा। लौटते बाद वो फिर एक बार सुमात्रा में रुका। कुछ समय वहां रुककर वो कुछ बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करना चाहता था, पर जब कागज और स्याही चुक गई तो वो एक तिजारती जहाज में किसी ऐसे आदमी को ढूंढने जा पहुंचा जो उसकी कागज और स्याही की मांग स्वदेश पहुंचा सके। सहसा अनुकूल हवा चल पड़ी और जहाज ने अपने पाल चढ़ा दिए। इस तरह वो क्वांचाओ जा पहुंचा। क्योंकि उसकी पुस्तकें सुमात्रा में ही रह गई थीं, इसलिए उसे फिर एक बार विदेश यात्रा करनी पड़ी। कुछ वर्ष बीतने के बाद स्वदेश लौटकर उसने अनुवाद कार्य आरंभ कर दिया। ईचिंग ने 30 से अधिक देशों की यात्रा की थी। उसने भारत के कुछ प्राचीन राज्यों में लंबे समय तक प्रवास किया था। भारत जाते समय और वहां से लौटते समय वो पर्याप्त अवधि तक सुमात्रा में रुका था। वो काल दक्षिणी सागरवर्ती देशों में बौद्ध धर्म का उत्कर्ष काल था। उन दिनों भारतीय संस्कृति वहां जोरों से फैल रही थी। ईचिंग ने सुमात्रा में बौद्ध दर्शन और संस्कृत का अध्ययन किया। दक्षिणी सागरवर्ती देशों की बौद्ध धर्म की स्थिति का स्वदेश भेजा गया विवरण नामक पुस्तक में उसने उक्त क्षेत्रों की बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन किया है और वहां के जनजीवन और संस्कृति का विशेष रूप से उल्लेख किया है। फाशियन की रचना बौद्ध देशों का विवरण और श्वेनचोंग की रचना महान थांग काल में पश्चिमी देशों का विवरण की ही तरह ये पुस्तक भी इतिहासकारों के लिए बहुत मूल्यवान है। इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और विश्व के अनेक विद्वानों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है। ईचिंग श्वेनचोंग की तुलना में फाशियन की अधिक निकट जान पड़ता है, क्योंकि उसने विदेश प्रवास के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के चैत्यानुशासन और जीवन पद्धति का बारीकी से अनुशीलन किया। यही कारण है कि वो उनकी जीवन स्थिति, चिकित्सा पद्धति और रीति रिवाजों का बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन कर सका। चीन लौटने के बाद उसके द्वारा अनुदित अनेक पुस्तकों में चैत्यानुशासन के नियमों की चर्चा की गई है। हालांकि उनमें केवल एक ही बौद्ध संप्रदाय की संपूर्ण नियमावली का अनुवाद किया गया है। इन पुस्तकों में चैत्यानुशासन के नियमों का वर्णन करते समय वास्तव में प्राचीन भारत की जीवन स्थिति का वर्णन किया गया है। साथ ही इनमें अनेक कथा कहानियों और कुछ श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को भी शामिल किया गया है। ये दोस्ती तेरे दम पे है, ये दोस्ती तेरे दम पे है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन भारत मैत्री का संक्षिप्त इतिहास के तहत महाभिक्षु ईचिंग के बारे में कड़ी। ईचिंग ने बौद्ध सूत्रों और दार्शनिक ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। जब वो भारत गया था उस काल में भारतीय बौद्ध धर्म में जादू टोने और मंत्र तंत्रों पर जोर दिया जाता था, इसलिए उसने इस विषय से संबंधित कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया और ये सीख लिया कि भारत और दक्षिणी सागरवर्ती देशों के बौद्ध भिक्षु इन मंत्रों का पाठ कैसे करते हैं। क्योंकि गूढ़ संस्कृत मंत्रों का अनुवाद नहीं हो सकता था, इसलिए उसने उनकी ध्वनियों का लिप्यांतरण मात्र किया। इसके लिए उसने संस्कृत भाषा की ध्वनियों के उच्चारण का अध्ययन किया। कहा जाता है कि ईचिंग ने ही स्वदेश लौटने के बाद चीनी भिक्षुओं को मंत्रपाठ की संस्कृत पद्धति सिखाई थी। ईचिंग ने एक संस्कृत कोश भी तैयार किया था। विदेश प्रवास के दौरान उसने संस्कृत व्याकरण का गहरा अध्ययन किया था। ईचिंग 400 ग्रंथों के साथ स्वदेश लौटा। उनमें से 56 ग्रंथों यानी 230 जिल्दों का अनुवाद उसने स्वयं किया। इस काम में उसे 10 वर्ष लगे। ईचिंग ने थांग काल में बौद्ध धर्म की खोज में यात्रा करने वाले विख्यात भिक्षुओं के जीवन चरित नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन तमाम चीनी भिक्षुओं का नाम और इतिहास दिया गया है जो भारत गए थे। इन भिक्षुओं में न सिर्फ वे लोग थे जिनकी उससे विदेशों में मुलाकात हुई थी, बल्कि वे लोग भी थे जिनकी यात्राओं के बारे में उसे जानकारी थी। उस काल में भारत यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की विशाल संख्या से पता चलता है कि उन दिनों दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध कितने घनिष्ठ थे। इन बौद्ध भिक्षुओं ने व्यापारिक जलयानों में अथवा रेगिस्तान पार करने वाले काफिलों के साथ यात्रा की थी। क्योंकि इन तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगातार जारी रहा था, इसलिए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों की संख्या तीर्थ यात्रियों से कहीं ज्यादा ही होगी। उस समय समुद्र मार्ग स्थल मार्ग की तुलना में अधिक सुविधाजनक था।
क्योंकि ईसा की 5वीं शताब्दी से जब फाशे ने यात्रा की थी, ईचिंग के काल तक सागर यात्रा का पर्याप्त विकास हुआ था। ईचिंग ने श्वेनचांग के मातृ विद्यालय नालंदा विद्यालय में 10 वर्ष बिताए। बौद्ध ज्ञान विज्ञान के इस प्राचीन केंद्र के बारे में हमारी अधिकांश जानकारी का स्रोत दरअसल इन्हीं 2 भिक्षुओं द्वारा लिपिबद्ध विवरण है। दक्षिणी सागरवर्ती देशों की बौद्ध धर्म की स्थिति का स्वदेश भेजा गया विवरण नामक रचना में दिए गए चैत्य जीवन के अनेक वर्णन आज के भारतीय रीति रिवाजों से मिलते हैं। ईचिंग ने लिखा है कि भारतीय लोगों को हर रोज शाम को व्यायाम के रूप में सैर करने और दांतों की सफाई के लिए दातून करने की आदत थी। ये दोनों आदतें भारतीयों में आज भी देखी जा सकती हैं। एक अन्य रिवाज जो आज भी प्रचलित है, भोजन से पहले नित्य स्नान करने का है। पुरुष स्नान के वस्त्र पहनकर एक सार्वजनिक तालाब में जाते हैं और शरीर पर, खासतौर से सिर और पांवों पर एक विशेष प्रकार का लेप लगा लेते हैं। ईचिंग ने अभिवादन के जिस तरीके का वर्णन किया है वो भारत में आज भी प्रचलित है। ईचिंग ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली की ओर विशेष ध्यान दिया था। इसका उल्लेख उसके द्वारा अनुदित कुछ पुस्तकों में मिलता है। उसकी अपनी पुस्तक में भी 2 खंडों में चिकित्सा विज्ञान की चर्चा की गई है। उसने परंपरागत भारतीय चिकित्सा विज्ञान की 8 चिकित्सा विधियों का उल्लेख किया है और आम लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली उपवास चिकित्सा की चर्चा की है। अनेक भारतीय औषधियों से परिचित कराने के बाद उसने चंच्यो यानी सूची का भेद चिकित्सा और नब्ज देखने की विशिष्ट चीनी विधि का पक्ष पोषण किया है, जो चीनी चिकित्सा पद्धति की विशेषता थी। उसने लिखा है कि चीन में 400 से अधिक अत्यंत कारगर जड़ी बूटियां मौजूद हैं। शायद उसे उस समय जड़ी बूटियों की इतनी ही संख्या ज्ञात थी, लेकिन वो निश्चित रूप से ये नहीं कह सका था कि उपवास चिकित्सा चीन में भी इलाज की एक कारगर विधि हो सकती है अथवा नहीं। ईचिंग ने भारतीय मंत्रपाठ और व्याकरण सीखने और शास्त्रों को कंठस्थ करने की विधियों का बड़ा सजीव वर्णन किया है। उसके विवरणों का ऐतिहासिक महत्व है और वे वास्तविक भारतीय परंपरा से मेल खाते हैं। ईचिंग अंतिम चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने भारत जाकर अध्ययन करने के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया। तो श्रोता मित्रों, ये था महाभिक्षु ईचिंग के बारे में कड़ी। आज ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम फिर एक नई कड़ी के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि शूकर वानर को मनाने के लिए जाता है और बाद में जब वानर को सारी बात का पता लगता है तो वह मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वह कहता है कि मैं नहा कर चलूंगा। यह सुनकर शूकर बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद वो समझाता है कि इतने दिन घर पर रहते हुए मेरे शरीर से दानव की गंध आने लगी है। हो सकता है कि गुरुदेव को ये गंध पसंद ना आए, इसलिए मेरा नहाना बहुत जरूरी है। और शूकर समझ जाता है कि वह साफ मन से गुरुदेव के पास वापस जाना चाहता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर के स्नान कर लेने के बाद वे फिर अपने मेघों पर सवार होकर पश्चिम दिशा में चल पड़े। स्वर्ण मंदिर की चमक देखकर शूकर उस ओर अंगुली निर्देश करता कहने लग गया, वह पीठ चीवरधारी दानव यहीं रहता है। भिक्षु रेतात्मा अभी भी यहीं बंदी है। वानर बोला, तुम यहीं रुको। उस दुष्ट आत्मा से युद्ध करने से पहले मैं गुफा का प्रवेश दरवाजा देख कर आता हूँ। शूकर ने बताया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी वह घर पर है ही नहीं। वानर बोला, मैं जानता हूँ। यह कहकर भव्य वानर राज ने अपना प्रकाशमान मेघ नीचे उतार लिया और दरवाजे की खोज में नजर घुमाई। उसे वहाँ केवल 2 बालक ही दिखाई दिए। उनमें से एक करीब 10 साल का था और दूसरा 8-9 साल का। वे मुड़े हत्थे वाली छड़ियों से एक फरों से बनी गेंद को उछालते हुए खेल रहा था। वानर बिना इसकी चिंता किए कि वे किसके बालक थे उनके पास दौड़ गया और उनके सिर पर उगे केश गुच्छ पकड़कर उन्हें साथ लेकर फिर से उड़ चला। डरे हुए बालकों की सिसकियां और रोने की आवाज ने छोटे दैत्यों को आतंकग्रस्त कर दिया। उन्होंने जाकर राजकुमारी को बताया कि कोई अपरिचित प्राणी उनके पुत्रों को ले उड़ा है। वे दोनों उस राजकुमारी और दानव के ही पुत्र थे। राजकुमारी यह सुनते ही गुफा से दौड़ आई। उसने देखा कि वानर उसके बालकों को थामे एक ऊतक पर खड़ा उन्हें वहाँ से नीचे फेंक देने के लिए हाजिर हो गया था। हताश होकर वह चिल्ला उठी, ए भाई, मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, फिर तुमने मेरे बालकों का अपहरण क्यों किया? याद रखना, इन्हें अगर कुछ हो गया तो इनके पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ध्यान रहे, इनके पिता एक हत्यारे हैं, हत्यारे। वानर बोला, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं थांग भिक्षु का वरिष्ठ शिष्य वानर हूँ। अगर तुम मेरे भाई भिक्षु रेतात्मा को अपनी गुफा से आजाद कर दो तो मैं तुम्हारे पुत्र तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हें तो इसमें फायदा ही रहेगा कि तुमको एक के बदले 2 मिल जाएंगे। राजकुमारी गुफा में दौड़ गई। उसने दरवाजे पर खड़े छोटे दैत्यों को रास्ते से हट जाने को कहा और अपने हाथों से भिक्षु रेतात्मा के बंधन खोल दिए। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, आप मुझे आजाद मत कीजिए, नहीं तो दानव के लौट आने पर और मेरे बारे में पूछताछ करने पर आप उसके हाथों से बच नहीं सकेंगी। राजकुमारी बोली,
आपने मेरे बारे में और मेरे उस पत्र के बारे में जो कुछ भी कहा उसी ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तो आपको अभी छोड़ने जा ही रही थी। अब आपके बड़े भाई वानर भी यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने ही मुझे आपको बंधन मुक्त कर देने को कहा है। वानर सुनते ही भिक्षु रेतात्मा को लगा मानो किसी ने उसके मस्तक पर ज्ञान तेल उड़ेल दिया हो और उसके हृदय पटल पर मीठे तुहिन कण बिछा दिए हों। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और उसके हृदय में वसंत छा गया। उस पल वह ऐसा दिख रहा था जैसे कोई स्वर्ण या जेल का टुकड़ा पड़ा उसे मिल गया हो। उसने अपने वस्त्रों को ठीक किया और बाहर निकलकर वानर को झुककर प्रणाम करते हुए कहा, भाई आप तो आसमान से टपक पड़े, अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपया मेरी जान बचा लें। वानर ने व्यंग्य भरी मुस्कान सहित पूछा, भाई रेतात्मा, जब गुरुदेव ने संकर्षण पट्ट मंत्र का पाठ किया था तो तुमने मेरी मदद के लिए एक शब्द भी कहा था? बोलो बोलो ना। अब अगर तुम अपने गुरुदेव का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ बैठे रहने की अपेक्षा पश्चिम दिशा में ही चलते रहना चाहिए। भिक्षु रेतात्मा बोला, कृपया आप उस बात को न उठाएं। सज्जन पुरुष अपमान की स्मृति संजोए नहीं रखते। हम हार चुके हैं और अब हमें हिम्मत की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं रह गया है। अब तो आप ही कृपा कर मेरा उद्धार कर दे। वानर ने कहा, ठीक है, यहाँ ऊपर आ जाओ। भिक्षु रेतात्मा एक ही उछाल में कूटक पर जा चढ़ा। जब शूकर ने आकाश के बीचों बीच से देखा कि भिक्षु रेतात्मा गुफा से बाहर निकल आया है तो उसने भी अपना मेघ उतार लिया और बोला, भिक्षु रेतात्मा, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। उसे देखकर भिक्षु रेतात्मा ने पूछा, तुम कहाँ से यहाँ पहुँचे? कल हार जाने के बाद मैं आधी रात को राजधानी लौट गया था। वहाँ मैं सफेद घोड़े से मिला। उसी ने मुझे बताया कि गुरुदेव संकट में पड़ गए हैं। दानव ने जादू से उनको बाघ बना दिया है। मैंने और सफेद घोड़े ने इस बारे में परस्पर विचार विमर्श किया और हमने अपने सबसे बड़े भाई से वापस आ जाने की प्रार्थना करने का निश्चय किया। वानर ने कहा, मूर्ख, अपनी फालतू बातें बंद कर। तुम दोनों एक एक बालक को राजधानी ले जाओ और इनकी मौजूदगी का इस्तेमाल कर दानव को यहाँ आकर लड़ने के लिए, मुझसे लड़ाई करने के लिए उत्तेजित कर दो। भिक्षु रेतात्मा ने पूछा, वह हम कैसे करेंगे? वानर ने समझाया, तुम दोनों अपने मेघों पर जाकर राज प्रासाद के ऊपर पहुंच जाओ, फिर तुम वहीं रुक जाना और अपना जी कड़ा कर इन बच्चों को प्रासाद की सीढ़ियों पर पटक देना। तुमसे पूछा जाए तो कह देना कि ये पीठ फीवरधारी दानव के पुत्र थे जिन्हें तुम वहाँ ले आए थे। यह सुनकर दानव गुफा पर लौटने के लिए जरूर मजबूर हो जाएगा। इससे मुझे नगर में जाकर उस दानव के साथ युद्ध करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम नगर में लड़ेंगे तो हमारे द्वारा उठाए गए कुहासों और धूल भरी आंधियों से राजा, उसके राज्याधिकारी गण और सभी नागरिक डर जाएंगे। शूकर हंसकर कहने लगा, भाई आप जो भी करते हैं उसमें हमें छलने की ही कोशिश करते रहते हैं। वानर ने पूछा, इससे तुम्हें कैसा छल रहा हूँ मैं? शूकर ने जवाब दिया, ये दोनों बालक डर से प्रायः अधमरे ही हो गए हैं। रोते रोते उनका गला बैठ गया है। अब किसी भी पल इनकी मृत्यु हो जाएगी। ऊपर से फेंक कर इनका कचूम्बर निकाल देने के बाद क्या वह दानव हमें वहाँ से चलाने देगा? वह जरूर हमारा पीछा करेगा। वह तो हमारी जान का प्यासा बन गया है। आप बताइए, आप कुटिल मस्तिष्क वाले हैं या नहीं? वह दानव तो आपको देख भी नहीं पाएगा, तो साफ ही आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। वानर बोला, अगर वह तुम्हारा पीछा करे तो तुम उससे लड़ते लड़ते यहाँ चले आना। यहाँ उससे लड़ने योग्य मेरे पास उचित स्थान है। भिक्षु रेतात्मा बोला, यह ठीक है, बड़े भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो चलें। उन दोनों बालकों को साथ ले जाते समय वे दोनों सचमुच बहुत डरे हुए और हिंसक दिख रहे थे। इसके बाद वानर कूटक से कूदकर मंदिर के दरवाजे के सामने उतर आया। वहाँ राजकुमारी उससे बोली, विश्वासघातक भिक्षु, तूने कहा था कि तेरे भाई को मुक्त कर देने पर तू मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा देगा। मैंने तो उसे मुक्त कर दिया, परंतु तू अभी तक मेरे बालकों को अपने पास रखे हुए है। अब तू यहाँ क्या करने आया है? वानर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा, राजकुमारी नाराज ना हो, आपको यहाँ रहते इतना वक्त बीत गया है, इसलिए हमने उन बालकों को उनके नाना जी से मिलकर आने के लिए भिजवा दिया है। राजकुमारी ने चेतावनी दी, भिक्षु कोई मूर्खता मत कर बैठना, मेरा पीठ चीवरधारी पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर तुमने उन बालकों को जरा भी डरा दिया तो फिर तुम ही को उन्हें शांत भी करना होगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर वापस आकर राजकुमारी को कहता है कि वह भिक्षु रेतात्मा को आजाद कर दे, तभी वह उसके 2 पुत्रों को वापस भेजेगा। ऐसा करने पर राजकुमारी भिक्षु रेतात्मा को आजाद कर देती है, लेकिन वानर शूकर और भिक्षु रेतात्मा को कहता है कि वह उन 2 बालकों को लेकर उस दानव के पास पहुंच जाए और लड़ते लड़ते उसे यहाँ ले आए, ताकि वानर राज और दानव आपस में युद्ध कर सके, क्योंकि वहाँ युद्ध करने से सभी लोग बहुत डर जाएंगे। शूकर और भिक्षु रेतात्मा मान जाते हैं और राजकुमारी भी यह देखकर हैरान हो जाती है कि वानर अपने शब्दों से पलट गया है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। मुस्कुराते हुए वानर बोला, राजकुमारी, आपकी समझ में धरती पर सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? राजकुमारी ने जवाब दिया, जानती हूँ। वानर फिर बोला, आप तो केवल एक स्त्री हैं, इसलिए आपकी समझ में कुछ नहीं आता। राजकुमारी ने कहा, शैशवावस्था से ही मुझे मेरे माता पिता ने प्रासाद में ही शिक्षा दी है। मुझे याद है कि एक प्राचीन पुस्तक में कहा गया है कि अपराध 3000 प्रकार के होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा जघन्य अपराध होता है असंतानोचित व्यवहार। वानर ने जवाब दिया, लेकिन आपने तो वही असंतानोचित व्यवहार किया है। आप जानती हैं कि आपके पिता ने आपको जन्म दिया और आपकी माता ने आपका पालन पोषण किया।
आप उनके लिए क्लेश पाकर कह रही हैं कि उन्हें आपको पाल पोस कर बड़ा करने में कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। याद रखिए, संतान के लिए माता पिता पर श्रद्धा रखना उसके उदात्त चरित्र का मूल आधार होता है। फिर आपने एक दानव से विवाह कर अपने माता पिता को क्यों भुला दिया? ये तो निश्चित रूप से असंतानोचित व्यवहार है। यह सुनकर राजकुमारी का मुंह शर्म से झुक गया। वह कहने लगी, श्रीमान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपने माता पिता को अपनी मर्जी से नहीं भुला दिया। मुझे इस दानव ने ही यहाँ आने पर विवश कर दिया था और वह इतने कठोर स्वभाव का है कि मैं अपनी इच्छा से एक पाँव भी नहीं रख पाती। दूसरे, यहाँ से मेरे पिता का नगर बहुत दूर है और वहाँ तक मेरा संदेश ले जाने वाला कोई मौजूद नहीं था। मैं तो आत्महत्या कर लेती, लेकिन मैंने सोचा कि उस दशा में मेरे माता पिता कभी जान ही नहीं पाएंगे कि मैं अपनी इच्छा से नहीं भागी थी। इसलिए अपना अभिशप्त जीवन बिताते रहने के अलावा मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। इस संसार में मुझसे अधिक दुष्ट और कौन होगा? यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू के झरने बह उठे। बानर ने उसे सांत्वना दी, राजकुमारी, इतना व्याकुल ना हो। शूकर ने मुझे बताया है कि आपने मेरे गुरुदेव की प्राण रक्षा किस तरह की थी और पत्र लिखा था। इसी से साबित हो जाता है कि आपने अपने माता पिता को बहुत याद किया था। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस दानव को पकड़कर आपको आपके पिता से मिलवाने लेकर जाऊंगा और आपके लिए एक अच्छा पति भी खोज दूंगा। फिर आप अपने माता पिता के साथ हमेशा रहिएगा और उनकी सेवा करती रहिएगा। कहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? राजकुमारी बोली, भिक्षु, कहीं आप अपनी जान से हाथ न धो बैठे। आपके दोनों बहन भाई उस पीठ चीवरधारी को हराने ही पाए थे। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो इतने छोटे शरीर के छोटे से अस्थियों वाले हैं। जिस तरह आपकी अस्थियां बाहर निकल रही हैं, उस तरह आपके फेफड़े तो साफ दिखाई देते हैं। आप में कोई जादुई शक्ति भी नहीं लगती। इसलिए आप उस नरभक्षी पिशाच को बंदी बनाने की बात तो सोचिए भी मत। वानर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, आपको मनुष्य की पहचान कितनी कम है। कहा जाता है, देखने में बड़ा होने पर भी मूत्राशय बहुत हल्का होता है। भार मापक लोहे का छोटा सा टुकड़ा एक मन भार को आसानी से तोल देता है। मेरे वे दोनों सहशिष्य बड़े होते हुए भी व्यर्थ हैं। उनकी बड़ी काया ही चलते समय उनकी गति को धीरे कर देती है। उनके शरीर को ढकने में कितना ज्यादा धन का नुकसान करना पड़ जाता है। चूल्हे में जलती आग की तरह वे अंदर से खोखले हैं। वे कमजोर हैं और जितना खाते हैं उसके बदले में उनका प्रतिदान बहुत कम होता है। छोटा होने पर भी मैं खरे मूल्य का हूँ। राजकुमारी ने पूछा, क्या वास्तव में आप में कोई जादुई शक्तियाँ हैं? वानर ने जवाब दिया, वैसी शक्तियाँ आपने कभी देखी भी नहीं होंगी। दैत्य दानवों का दमन करने में मैं अद्वितीय हूँ। राजकुमारी ने फिर पूछा, क्या आप निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि आप पर विश्वास कर मैं निश्चिंत रह सकती हूँ? वानर ने आश्वस्त किया, जी हाँ। अगर आप वास्तव में दानवों को हराने में इतने ज्यादा निपुण हैं, तो बताइए, आप इस दानव को किस तरह बंदी बनाएंगे? वानर बोला, आप कहीं जाकर छिप जाइए और मेरी नजर से ओझल बनी रहिए। नहीं तो उसके यहाँ वापस आ जाने पर मैं आपको अच्छी तरह से उससे निपटना नहीं दिखा सकूंगा। मुझे डर है कि उसे देखते ही आप अपने प्रति कोमल हो जाएंगी और उसकी रक्षा करना चाहेंगी। राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल उसकी रक्षा नहीं करना चाहूंगी। मुझे तो उसने यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया था। वानर बोला, फिर भी आप 13 साल तक उसकी पत्नी बनी रही हैं, इसलिए आपने उसके प्रति कुछ स्नेह तो जरूर बचा होगा। मेरा और उसका युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपके राजप्रासाद लौटने से पहले ही मुझे उसका वध कर देना पड़ेगा। राजकुमारी ने वानर का सुझाव मान लिया और किसी निर्जन जगह पर छिपने के लिए चली गई। अब उसके भाग्य में उसका वह विवाह खत्म होना ही लिखा था, इसलिए उसकी भेंट महान मनीषी से हो गई थी। राजकुमारी के चले जाने के बाद वानर राज ने अपनी देह झटकाकर हूबहू राजकुमारी का रूप धारण कर लिया और वह गुफा में जाकर उस पिशाच का इंतजार करने लग गया। शूकर और भिक्षुरेतात्मा दोनों बालकों को हस्तिनगर ले गए और उन्हें राजप्रासाद की सीढ़ियों पर पटक दिया। हतभागे बच्चों का तो कुचुम्बर ही निकल गया। उनका खून चारों ओर फैल गया और हड्डियां चूर चूर हो गईं। आतंकित राज दरबारियों ने जाकर सूचित किया कि एक दुर्घटना घट गई है, जिसमें 2 बच्चों को आकाश से नीचे फेंक दिया गया था। शूकर ने अपने ऊंचे सुर में चिल्लाकर लोगों को बताया, ये बच्चे पीठ चीवरधारी दानव की संतान थे और उन्हें यहाँ शूकर और भिक्षुरेतात्मा द्वारा लाया गया था। दानव अभी रजत शांति महाकक्ष में ही सोते हुए सपना देख रहा था। उसने किसी को उसका नाम लेते सुना। उसने करवट बदली और ऊपर देखा कि शूकर और भिक्षुरेतात्मा मेघों के बीच खड़े चिल्ला रहे थे। दानव ने सोचा, मुझे शूकर की तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये भिक्षुरेतात्मा तो मेरे घर पर ही बंदी था। वह कैसे निकल भागा? क्या मेरी पत्नी ने उसे आजाद कर दिया है? वह मेरे पुत्रों को कैसे पकड़ पाया? जरूर यह शूकर द्वारा मुझे बंदी बनाने की कोई चाल है, क्योंकि यूं तो मैं यहाँ से निकलकर उससे युद्ध नहीं करता। अगर मैं उसकी चाल में फंस गया तो मुझे उसके साथ युद्ध करना पड़ जाएगा। इतनी ज्यादा शराब पी लेने के बाद मैं अभी उससे युद्ध करने की मानसिक हालत में नहीं हूँ। उसके पांचे का एक ही वार मेरी सारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देगा। मैं उसकी योजना अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं पहले जाकर घर पर ये निश्चय कर लेता हूँ कि मेरे पुत्र वहाँ हैं या नहीं, फिर मैं इससे बात करूंगा।
सारी बात जानने के लिए वह दानव राजा से विदा लिए बिना ही उस जंगल ढके पर्वत को लांघ कर अपनी गुफा में जा पहुंचा। अब तक हस्ती राज्य में सभी जान गए थे कि वह दुष्ट आत्मा था। जब उसने कल रात एक प्रासाद सुंदरी को पकड़कर खा डाला था तो बाकी हजारों युवतियां अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई थी और उन्होंने आज सुबह ही जाकर राजा को सारी बात बता दी थी। अब बिना किसी सूचना दिए उसके चले जाने से यह और भी साफ हो गया कि वह एक नरभक्षी पिशाच ही था। राजा ने अपने अधिकारियों को उस कृत्रिम बात को समुचित देखभाल देते रहने की आज्ञा दी थी।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को सावधान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं को राकेश श्रीवास्तव का भी नमस्कार। पिछले पाठ में हमने अस्पताल जाकर मरीज देखने के लिए कुछ चीनी वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 有没有班车？ शटल बस है या नहीं? 每天几点接送？ रोज कितने बजे आती जाती है? 端午节我们放3天假。 ड्रैगन बोट उत्सव में हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। 这张贺卡送给您。 ये बधाई कार्ड आपके लिए है। शाओचांग जी, मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अस्पताल में दोस्त को देखने के लिए कुछ वाक्य सिखाए। मेरे लिए ये गौरव की बात है। श्रोताओं, अब हम स्कूली जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम बाल विहार से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि मैं स्कूल की अध्यापिका हूँ और आप एक बच्चे के पिता। ठीक है, एक बच्चे के पिता के रूप में सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि बाल विहार तक आने जाने के लिए शटल बस है या नहीं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि चीनी भाषा में ये वाक्य कैसे कहा जाता है? अवश्य, आप कह सकते हैं 有没有班车 शटल बस है या नहीं। 有没有班车? 有 इसमें तीसरी टोन है यानी कि होना। 有 没有 इनमें दूसरी को तीसरी टोन है और मतलब है नहीं होना। 没有 班车 दोनों में पहली टोन है, मतलब है शटल बस। 班车有没有班车 有没有班车? शटल बस है या नहीं? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你好，请问你们学校有没有班车？ 我们这儿有班车。 有没有 है या नहीं। 有没有 班车 शटल बस। 班车? 有没有班车 शटल बस है या नहीं। 有没有班车? आइए एक बार फिर सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 你好，请问你们学校有没有班车？ 我们这儿有班车。 शाओचांग जी, मेरा अगला सवाल है कि रोज कितने बजे आती जाती है? आप ऐसे पूछ सकते हैं 每天几点接送 रोज कितने बजे आती जाती है। 每天几点接送? 每天तीसरी वो पहली टोन है यानी कि रोज। 每天几点 कितने बजे 几点? 接送पहली वो चौथी टोन है, इसका मतलब है आना जाना। 接送每天几点接送每天几点接送? रोज कितने बजे आती जाती है? आइए सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 每天几点接送？ 早上8点去接，傍晚5点送回去。 每天 रोज 每天几点 कितने बजे 几点 接送का मतलब है आना जाना। 接送? 每天几点接送 रोज कितने बजे आती जाती है। 每天几点接送? राकेश जी, चालू साल से ड्रैगन बोट उत्सव में हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। बहुत अच्छा है। हमने अभी कहा 端午节我们放3天假。端午节我们放3天假。端午节 ड्रैगन बोट उत्सव ये चीनी परंपरागत पंचांग के अनुसार 5 मई को होता है। 端午节我们 हम 我们 放假 छुट्टी होना दोनों चौथी टोन है। 放假3天 3 दिन। 3天。端午节我们放3天假。端午节我们放3天假। ड्रैगन बोट उत्सव में
हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। आइए सुने आज के पाठ की तीसरी बातचीत। 端午节我们放3天假，祝您节日快乐。端午节 Dragon Boat उत्सव 端午节放3天假，3 दिन की छुट्टियां होना। 放3天假，端午节我们放3天假，Dragon Boat उत्सव में हमें 3 दिन की छुट्टियां हैं। 端午节我们放3天假। शाओचांग जी, मेरा बच्चा अपने एक पसंदीदा अध्यापक को एक बधाई कार्ड देना चाहता है। चीनी भाषा में ये बधाई कार्ड आपके लिए है कैसे कहा जाता है? बहुत आसान है। 这张贺卡送给您。这张贺卡送给你。这चौथी दोन में अर्थ है ये। 这 张पहली दोन है। ये संख्या व्यक्त करने वाला शब्द है जो अक्सर टिकट व कागज जैसे संख्याबद्ध के पहले आता है। 张 贺卡चौथी व तीसरी दोन है। इसका मतलब है बधाई कार्ड। 贺卡 送चौथी दोन है। इसका मतलब है सौंपना या भेजना। गए तीसरी दोन है। अर्थ है देना। 给 您 आप 您这张贺卡送给您。这张贺卡送给您। ये बधाई कार्ड आपके लिए है। आइए सुने आज के पाठ की चौथी बातचीत। 这张贺卡送给您。真漂亮，谢谢。这张贺卡 ये बधाई कार्ड 这张贺卡送给您 आपके लिए। 送给您。这张贺卡送给您 ये बधाई कार्ड आपके लिए है। 这张贺卡送给您。 अब हम आज की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1। 您好，请问你们学校有没有班车？我们这儿有班车， बातचीत 2। 每天几点接送？早上8点去接，傍晚5点送回去。 बातचीत 3। 端午节我们放3天假，祝您节日快乐。 बातचीत 4। 这张贺卡送给您。真漂亮，谢谢。 दोस्तों, अभी हमने आज के पाठ की सारी बातचीत सुनी। आज का पाठ यहीं तक। अब शाओथंग और राकेश वत्स को आज्ञा दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।